आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड अथवा यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है अवहट विकल्प डी को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा का जन्म होता है ब्राचण अपभ्रंश से। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है पुरानी हिंदी विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर का चयन आपने किया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें पौमचर्यु, पाहुण दोहा और भविष्यत कहा यह तीनों रचनाएं अपभ्रंश की हैं। विकल्प अगर डी आपने चयनित किया चित्रावली तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया है 343 सी विकल्प चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी मेरठ तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। तो अवधी भाषा के कवि के रूप में जायसी, कुतुबन, उस्मान हैं। अगर आपने नन्नदास विकल्प डी को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार अंतर्वेदी के नाम से जानी जाती है ब्रज भाषा। बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। तो हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वह कही जाती है हिंदुस्तानी। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। तो दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली आपको चयनित करना है और इसका उत्तर अगर आपने चयन किया विकल्प सी मालवी तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी बघेली तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। तो अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से पिंगल भाषा का विकास होता है। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है। हड़ौती बोली का इसमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है, इसका आपको चयन करना है। इसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ हड़ौती के क्षेत्र हैं। विकल्प सी अगर आपने धौलपुर चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है।
कौरवी उपभाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन लिपि से हुआ है। तो किस प्राचीन लिपि से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। और देवनागरी लिपि का विकास अगर आपने चयनित किया है कुटिल लिपि विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है उत्धनशिष्ट विकल्प ए को, बिल्कुल सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण अगर इसमें आपने चयनित कर लिया है मुरारी को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें विकल्प डी आपने चुना होगा, तो राइट आंसर चुना है। चाप में अभी लगा है, भाषण में अभी लगा है, और अभिमान मान में अभी लगा है। तो यह आपको अभी उपसर्ग इन तीनों ही शब्दों में लगा हुआ है, जबकि अभी अभिन्नता जो है यह भिन्नता में अ उपसर्ग लगा है। डी विकल्प इसका राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है किताब विकल्प सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है मैं कश्मीर गया था और वहां से फल ले आया, विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प डी, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें अशुद्ध शब्द आपका चयन होगा अगर आपने विकल्प ए को सेलेक्ट किया उज्जैनी को, तो राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो इसमें शुद्ध शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प इसमें ए आपने चयनित किया लघुत्तर, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम उक्त किस आचार्य की है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने पंडित राज जगन्नाथ को सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का हेतु किसे माना जाता है। तो आचार्य दंडी ने काव्य का हेतु जो है प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए आचार्य भामा। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह क्या कहलाता है। तो उसे आप खंड काव्य कहते हैं। विकल्प इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। यह कथन किसका है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, उक्त कथन किसका है? यह कथन है आचार्य दंडी का। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार आनंद वर्धन है। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रस गंगाधर कृति के रचनाकार पंडित राज जगन्नाथ हैं। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है? इसमें से कौन सा वक्रोक्त का भेद नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया शब्द वक्रता विकल्प डी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग तथा ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तोत्तम कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट ने। ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? तो डॉक्टर नगेंद्र का इसमें लिखा गया ग्रंथ रस सिद्धांत है। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? तो ध्वनि के त्रिविध प्रकारों में वस्तु, अलंकार और रस आता है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत क्या कहलाता है? अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत जो है यह अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, क्या कहलाती हैं? तो उन्हें आप सात्विक अनुभाव कहते हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न संख्या 40 है कि भावकत्वम साधारणीकरणम की उक्त परिभाषा किसकी है? तो भावकत्वम साधारणीकरणम यह कथन है आचार्य भट्ट नायक का। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य चंकुक महोदय ने। सी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण जो है वह आलंबन धर्म का होता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने वीर रस सेलेक्ट किया है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आश्रय की वे चेष्टाएं जिनके हृदयगत भावों को सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती हैं? तो जवाब हो जाएगा अनुभाव। बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी भक्ति रस। अगला प्रश्न है कि सौंदर्यम अलंकार
उक्त किस आचार्य की है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आचार्य पामन। अगला प्रश्न है कि रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं इसमें से? तो रुय्यक द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें है अलंकार सर्वस्व, ही विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने हंसने लगे तब हरिहा पूर्णेंद्र सा मुख खिल गया, यहाँ समता सूचक सा शीशे शब्द से आप तुरंत अंदाजा लगाइएगा और डी विकल्प को सेलेक्ट करें। अगला प्रश्न है कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आणद फल हुई। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें रूपक अलंकार है, विकल्प 30 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जहां प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अन्योक्ति, विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नीकियों पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहाग। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने अगर उदाहरण अलंकार विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विभावना अलंकार किस पंक्ति में है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है विभावना अलंकार आपको बताना है। तो मुनि तापस जिन ते दुख लहाई, ते नरेश बिनु पावक दाई, बिना अग्नि के ही वो जल रहे हैं। तो यहाँ पर बिना कारण के कार्य संभव हो रहा है, विभावना अलंकार का बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प सी, चौपाई। अगला प्रश्न है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, रोला। अगला प्रश्न है कि या लकुटियरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नौ निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है सवैया छंद, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 31 या इससे अधिक वर्णों के चरण वाला छंद क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कवि। अगला प्रश्न है कि इस तन का दीवा करो बाती मेलों जीव, अल्लोह सींचो तेल ज्यों तब मुख देखो प्यों। प्रस्तुत उदाहरण किस छंद का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहा छंद का, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, अको कट ये वृषभानु जा वे हलधर के वीर। इन पंक्तियों में व्यंजना का कौन सा भेद दिखाई दे रहा है, मिलता है? तो जवाब हो जाएगा इसका शाब्दी व्यंजना, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय का कंपन है, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यह कथन है सुमित्रानंदन पंत का, विकल्प डी इसका
राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो छंद शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार पिंगल मुनि हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छाटिए। तो गुरु शिष्य परंपरा का इसमें सही अनुक्रम कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो प्लेटो की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो रिपब्लिक, पोलितेया और योन, ये तीनों हैं। विकल्प ए के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा पेरिपोइतिकेस। विकल्प ए इसका राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।